अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टॉपिक एल्गाई एंड फंगाई है। ये लेक्चर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एल्गाई और फंगाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल यूजेस, मेडिसिनल यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गाई क्या है? एल्गाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं। कुछ एल्गाई इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ऐसी एल्गाई अक्सर यूनिसेलुलर होती हैं, यानी उनका जो बॉडी है, उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इसके मुकाबले में कुछ एल्गाई जो है वो बहुत बड़ी मल्टीसेलुलर सीवीड्स की फॉर्म में होती है, जो समंदर में कई मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। इस तरह एल्गाई माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज सीवीड्स तक मुख्तलिफ साइजेस और फॉर्म्स में पाई जाती हैं। एल्गाई दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। ये सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स नहीं, बल्कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फूड चेन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने, फार्मास्यूटिकल्स, फूड इंडस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोफ्यूल प्रोडक्शन तक बहुत सी फील्ड में यूज होती हैं। एल्गाई दुनिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं। ग्रीन प्लांट्स की तरह एल्गाई भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान एल्गाई जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। समंदरों में, लेक्स और दूसरे वाटर बॉडीज में प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक एल्गाई खासतौर पर फाइटोप्लैंक्टन ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एल्गाई और दूसरे एक्वाटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक्वाटिक एल्गाई की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो सिर्फ एक्वाटिक फूड चेन ही इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। एल्गाई एक्वाटिक इकोसिस्टम की बहुत सी फूड चेन की फाउंडेशन होती है। ये प्रोड्यूसर्स की तरह सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। छोटे एक्वाटिक एनिमल्स, जूप्लैंक्टन, फिश लार्वे और मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो एल्गाई को फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं। फिर इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को बड़ी मछलियां खाती हैं और फिर बड़ी मछलियों को बर्ड्स, मैमल्स या ह्यूमंस कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह एल्गाई से शुरू होने वाली एनर्जी कई ट्रॉफिक लेवल से गुजरती हुई हायर कंज्यूमर तक पहुंचती है। अगर एल्गाई एक्वाटिक एनवायरनमेंट से रिमूव हो जाए तो बहुत से प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ग़िज़ा नहीं रहेगी और पूरी फूड चेन जो है वो फिर डिस्टर्ब हो सकती है। एल्गाई मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का सोर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल वैल्यू रखती हैं। एल्गाई से हासिल होने वाले कुछ कंपाउंड्स मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, फूड सप्लीमेंट और रिसर्च प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। रेड एल्गाई और दूसरी मैरीन एल्गाई से हासिल होने वाले कंपाउंड्स जेल्स, स्टेबलाइजर्स और मेडिसिनल प्रिपरेशंस में यूज किए जा सकते हैं। इसलिए एल्गाई का रोल सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं, बल्कि मेडिकल और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गाई एटमॉस्फेयर और वाटर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो एक्सेसिव क्वांटिटी में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन देती है। जब एल्गाई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। इस तरह एल्गाई ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने और ग्लोबल कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। एल्गाई से बहुत से वैल्यूएबल मटेरियल्स हासिल किए जाते हैं। इनमें फूड प्रोडक्ट्स, अगार, केमिकल्स और बायोफ्यूल्स शामिल हैं। कुछ सीवीड्स डायरेक्टली ह्यूमन फूड के तौर पर यूज होती हैं, जबकि कुछ एल्गाई आइसक्रीम, डेजर्ट, सैलड्स और प्रोसेस्ड फूड्स में यूज होने वाले स्टेबलाइजिंग या थिकनिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। एल्गाई से अगार हासिल किया जाता है जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सॉलिड ग्रोथ मीडियम बनाने में यूज होता है।
एल्गल बायोमास को एथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। एल्गाए तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स से जमीन पर मौजूद हैं। इतने लंबे इवोल्यूशनरी पीरियड के दौरान एल्गाए ने मुख्तलिफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव और अडेप्ट किया है। ये ग्लोबल इकोसिस्टम्स का इंटीग्रल पार्ट है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, फूड चेन्स और न्यूट्रिएंट साइकिल्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। ये पॉइंट ना एग्जाम के लिए आप याद रखें कि एल्गाए कोई रिसेंटली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं, बल्कि ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो 1.5 बिलियन ईयर्स से अर्थ की इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गाए। एल्गाए की पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये आमतौर पर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक होती हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि ये लाइट एनर्जी को यूज करके फूड प्रिपेयर करती हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करती। एल्गाए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। एल्गल सेल्स में प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एल्गाए की सेल वॉल आमतौर पर सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। सेलुलोज वही मेजर सब्सटेंस है जो प्लांट्स की सेल वॉल्स में भी पाया जाता है। सेल वॉल एल्गल सेल को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और शेप प्रोवाइड करती है। एल्गाए को क्लासिफाई करने के लिए उनके एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट, सेल वॉल्स, पिगमेंट्स, कलर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी जो है वो की जाती है। डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स अपना फूड मुख्तलिफ फॉर्म्स में स्टोर कर सकते हैं। उनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन और पिगमेंट कॉम्बिनेशन भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। एल्गाए का कलर उनके प्लास्टिड्स में प्रेजेंट पिगमेंट की टाइप और एबंडेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए कुछ एल्गाए जो है वो ग्रीन, कुछ रेड, कुछ ब्राउन और कुछ गोल्डन ब्राउन नजर आते हैं। ठीक है। एल्गाए असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आमतौर पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं और गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल या प्लस और माइनस गैमेट्स फ्यूज करते हैं। एल्गाए में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो, फूड और लाइट अवेलेबल हो और स्ट्रेस कम हो तो एल्गाए रैपिडली माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इस तरह उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। कई एल्गाए स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में शॉर्टेज ऑफ फूड, अनसुटेबल टेम्परेचर, ड्राइंग कंडीशंस या दूसरी अनफेवरेबल कंडीशंस शामिल हो सकती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं। ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडेप्ट करने में मदद दे सकती हैं। कुछ एल्गाए में गैमेट्स को मेल और फीमेल के बजाय प्लस और माइनस गैमेट्स कहा जाता है। जब प्लस और माइनस गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो जायगोट या रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्लेमिडोमोनास में प्लस और माइनस गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोस्पोर फॉर्म करते हैं। जाइगोस्पोर अक्सर थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकती है। जब कंडीशंस दोबारा फेवरेबल हो जाए तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। एल्गाए जैसे स्पायरोगेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंजक्शन का प्रोसेस यूज करती हैं। स्पायरोगेरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गाए है। कंजक्शन के दौरान दो पैरेलल फिलामेंट्स के सेल के दरमियान कनेक्शंस डेवलप होते हैं। एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है और दोनों रिप्रोडक्टिव कंटेंट्स फ्यूज करके जाइगोस्पोर फॉर्म करते हैं। ये जाइगोस्पोर बाद में फेवरेबल कंडीशंस के दौरान न्यू स्पायरोगेरा फिलामेंट डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गाए है जो राउंडेड या स्फेरिकल कॉलोनीज पर मुश्तमिल होती है। वॉलवॉक्स कॉलोनी में बहुत से सेल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अटैच होते हैं। हर सेल कॉलोनी के ओवरऑल मूवमेंट और सर्वाइवल में कंट्रीब्यूशन देता है। वॉलवॉक्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझा जा सकता है, क्योंकि कॉलोनी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर सेल अपने कुछ इंडिविजुअल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वॉलवॉक्स को राउंडेड कॉलोनियल एल्गाए के एग्जाम्पल के तौर पर याद आपको रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्गाए बेस्ड ऑन पिगमेंट्स की तरफ। एल्गाए को उनके पिगमेंट्स और कलर्स की बेसिस पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करने और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ एल्गाए मुख्तलिफ डेप्थ्स और एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन एल्गाए में मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। हैंडआउट के मुताबिक क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ग्रीन एल्गाए की तकरीबन 7000 स्पीसीज पाई जाती हैं। ग्रीन एल्गाए फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक्स और दूसरे वेट सरफेसेस पर मिल सकती हैं। क्लैमिडोमोनास, स्पिरोगेरा और वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गाए की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ग्रीन एल्गाए के बहुत से मेंबर प्लांट से एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटी शो करते हैं, खासतौर पर क्लोरोफिल और सेलुलोज सेल वॉल की वजह से। इसके बाद आता है हम रेड एल्गाए की तरफ। रेड एल्गाए में फाइकोबिलेंस नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फाइकोबिलेंस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं और एल्गाए को रेड या रेडिश कलर प्रोवाइड करते हैं। रेड एल्गाए की तकरीबन 4000 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये ज्यादातर मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और समंदर की डिफरेंट डेप्थ्स में ग्रो करते हैं। रेड एल्गाए कॉस्मेटिक्स, जेल्स, जेलाटिन, ऑल्टरनेटिव्स और दूसरे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज होती हैं। इनसे अगार और दूसरे यूजफुल मटेरियल्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं। ब्राउन एल्गाए की तकरीबन 1500 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये ज्यादातर मेरीन एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं और उनकी बहुत से मेंबर्स जो हैं वो लार्ज सीवीड की फॉर्म में होते हैं। ब्राउन एल्गाए को आमतौर पर सीवीड्स कहा जाता है। इनका कलर ब्राउन पिगमेंट्स की वजह से होता है। ब्राउन एल्गाए कोस्टल इकोसिस्टम में हैबिटेट और फूड प्रोवाइड करती हैं। कुछ ब्राउन एल्गाए बहुत लार्ज साइज तक ग्रो कर सकती है और अंडर वाटर फॉरेस्ट जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये स्ट्रक्चर फिश और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है। गोल्डन ब्राउन एल्गाए की बात करें तो इनमें ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें गोल्डन या येलोइश ब्राउन कलर देते हैं। हैंडआउट्स में गोल्डन ब्राउन एल्गाए को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के साथ रिलेट किया गया है। हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल टाइम के दौरान डेड माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सेडिमेंट्स के नीचे कलेक्ट होते रहे। हीट और प्रेशर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट से ऑर्गेनिक मैटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स की। कैरोटेनॉइड्स भी एल्गल पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स येलो, ऑरेंज या रेडिश शेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कैरोटेनॉइड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कैरोटेनॉइड्स लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और क्लोरोफिल को एक्सेसिव लाइट डैमेज से प्रोटेक्ट भी करते हैं। डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स में कैरोटेनॉइड की टाइप और क्वांटिटी उनके कलर को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि कई यूग्लिनॉइड्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक में ये हैं कि ये मोटाइल हो सकते हैं और फेवरेबल फोटोसिंथेटिक कंडीशंस ना हो तो ऑर्गेनिक फूड को यूज कर सकते हैं। यूग्लिनॉइड्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यूग्लिना ज्यादातर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। इसका डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे प्लांट और एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनाता है। ठीक है।
एल्गाई को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर फिलामेंटस और कॉलोनियल एल्गाई शामिल है। यूनिसेलुलर एल्गाई एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेल्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे सेल्स के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते। कुछ यूनिसेलुलर एल्गाई मोटाइल होते हैं, यानी ये मूव कर सकते हैं, जबकि कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। क्लाइमेडोमोनास और यूग्लेना जो है ये यूनिसेलुलर एल्गाई के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्लाइमेडोमोनास फ्लैगेला की मदद से मूव कर सकती हैं। यूग्लेना भी मोटाइल होती है और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रखती है। फिलामेंटस एल्गाई में सेल्स एंड टू एंड अटैच होकर लॉन्ग चेन या फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं। ये फिलामेंट्स कुछ सेल्स से लेकर बहुत ज्यादा सेल्स तक लंबे हो सकते हैं। फिलामेंट्स अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स में ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पायरोगेरा फिलामेंटस एल्गाई का कॉमन एग्जांपल है। स्पायरोगेरा का नाम इसके स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की वजह से रखा गया है। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और स्लो मूविंग वाटर में अक्सर ग्रीन थ्रेड लाइक मासेस जो है वो स्पायरोगेरा की फॉर्म में नजर आते हैं। कॉलोनियल एल्गाई में सेल्स ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट फिलामेंटस मैनर में नहीं होती। कॉलोनी स्फेरिकल फ्लैट शीट के किसी और 3 डायमेंशनल शेप में हो सकती है। कॉलोनी के सेल के एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह फंक्शन करते हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गाई का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वॉलवॉक्स स्फेरिकल कॉलोनी बनाता है और इसके सेल्स कॉलोनी के सरफेस पर अरेंज होते हैं। एल्गाई दुनिया के मुख्तलिफ रीजन और हैबिटेट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्मॉल पॉन्ड से लेकर ह्यूज ओशन तक हर तरह के वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गाई ऑलमोस्ट हर जगह मिल सकती हैं। ये फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, वेट सॉइल और मॉइस्ट सरफेसेस पर ग्रो करती हैं। रेड एल्गाई और ब्राउन एल्गाई ज्यादातर मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ओशन और कोस्टल वाटर्स में कॉमनली पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स आमतौर पर फ्रेश वाटर इनहैबिटेंट्स होते हैं। ये पॉन्ड्स, पूल्स और न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। एल्गाई की वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करती है कि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स, लाइट इंटेंसिटीज और वाटर कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। जब एल्गाई बहुत रैपिडली ग्रो करके वाटर बॉडी के लार्ज एरिया को कवर कर लेती है तो इस फिनोमेना को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम अक्सर तब डेवलप होते हैं जब पानी में न्यूट्रिएंट्स, खासतौर पर फर्टिलाइजर से आने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हों। फेवरेबल टेम्परेचर और लाइट भी एल्गाई की रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एल्गल ब्लूम वाटर सरफेस को कवर कर सकता है और लाइट को नीचे पहुंचने से रोक भी सकता है। जब एल्गाई मरती है तो डिकम्पोजर्स उन्हें ब्रेक डाउन करते हुए डिसॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन डिक्रीज हो सकता है और फिश और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर सकते हैं। ठीक है, हैंडआउट्स में जो है वो बताया गया कि एल्गल ब्लूम की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब एल्गाई बहुत ज्यादा ग्रो करके पानी के लार्ज एरिया को कवर कर ले तो इसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ठीक हो गया। एल्गाई जमीन के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक, खासतौर पर एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एल्गाई के लिए स्टोर्ड फूड और एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। जब एक्वाटिक एनिमल्स एल्गाई को कंज्यूम करते हैं तो ये एनर्जी फूड चेन के नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है। एल्गाई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं। इसीलिए एल्गाई इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्गाई और सीवीड्स ह्यूमन डाइट में मुख्तलिफ फॉर्म में यूज की जाती है। कुछ सीवीड्स डायरेक्टली सैलड्स में ऐड की जाती हैं, जबकि कुछ डेजर्ट सूप्स और प्रोसेस्ड फूड बनाने में यूज होती है। एल्गाई से हासिल होने वाला अगार जेलेटिन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर जेल्स बनाने में यूज होता है। अगार जो है ये प्लांट बेस्ड मटेरियल है, इसलिए ये उन लोगों के लिए भी सुटेबल होता है जो एनिमल जेलेटिन यूज
नहीं करना चाहते। कुछ एल्गल मटेरियल्स आइसक्रीम में स्टेबलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं। ये आइसक्रीम की टेक्सचर को स्मूथ रखने और इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट होने से बचाने में उनकी हेल्प करते हैं। सीवीड्स मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स भी होते हैं, इसलिए अलगाए फ्यूचर फूड अल्टरनेटिव के तौर पर भी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ अगार की बात करें तो अगार सीवीड्स खासतौर पर कुछ रेड अलगाए से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाले मटेरियल्स हैं। ये वाटर में डिसॉल्व करने और ठंडा होने के बाद जेल फॉर्म करता है। अगार माइक्रोबायोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉलिड सरफेस पर कल्चर करने के लिए ग्रोथ मीडिया बनाने में यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिक्विड मीडियम में ग्रो करना पॉसिबल होता है, लेकिन अगर रिसर्चर्स को बैक्टीरियल कॉलोनीज के सेपरेटली ऑब्जर्व करना हो तो सॉलिड सरफेस की जरूरत होती है। अगार इस पर्पस के लिए सुटेबल सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रोवाइड करता है। अगार प्लेंटिफुल और कंपैरेटिवली चीप सोर्स है, इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के लिए वाइडली यूज्ड होता है। ऑलमोस्ट तमाम माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरीज और क्लिनिकल लैबोरेटरीज में अगार बेस्ड मीडिया यूज किए जाते हैं। क्लिनिकल लैबोरेटरीज में पेशेंट के सैंपल से बैक्टीरिया को अगार प्लेट पर ग्रो किया जा सकता है। इससे बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट का टेस्ट किया जाता है। अगार मीडियम पर बैक्टीरिया को ग्रो करके रिसर्चर्स किसी एंटीबायोटिक का इफेक्ट चेक कर सकते हैं। बैक्टीरिया को अगार सरफेस पर स्प्रेड किया जाता है और एंटीबायोटिक कंटेनिंग डिस्क या सैंपल मीडियम पर प्लेस किए जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो तो एंटीबायोटिक्स के आसपास बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। इस क्लियर एरिया को इनहिबिशन जोन कहा जाता है। इस टेस्ट से डॉक्टर्स और लेबोरेटरी साइंटिस्ट को ये पता चलने में हेल्प मिलती है कि कौन सा एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक हो गया। देखिए लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एल्गाई से हासिल होता है और माइक्रो बायल ग्रोथ मीडिया को सॉलिडिफाई करने में यूज होता है। ठीक है। एल्गाई बहुत ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोमास से मुराद लिविंग या रिसेंटली लिविंग बायोलॉजिकल मटेरियल की टोटल क्वांटिटी है। एल्गल बायोमास को प्रोसेस करके फ्यूल्स जैसे एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसीलिए एल्गाई को पोटेंशियल बायोफ्यूल सोर्स माना जाता है। ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है और इनकी कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एल्गल बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। एल्गाई कंपैरेटिवली फास्ट ग्रो करती है और उन्हें कन्वेंशनल क्रॉप्स की तरह फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत हमेशा नहीं होती है। रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि एल्गाई की लार्ज स्केल कल्टीवेशन को इकोनॉमिकल बनाया जाए और उनसे फ्यूल्स एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। इसके बाद हम बात करते हैं फंगाई की। फंगाई जो है ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एल्गाई तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा था ना, लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए लिविंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। फंगाई मेजर डिकम्पोजर्स हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करती हैं। ये डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती हैं। फंगाई साइज में माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज मशरूम तक रेंज करती हैं। कुछ फंगाई हेटेरोट्रॉफ्स के तौर पर डेड मैटर कंज्यूम करती हैं, कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाती हैं और कुछ पैरासाइट्स होती हैं। पैरासाइट्स लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट हासिल करती हैं और होस्ट को हार्म भी कर सकती हैं। सिम्बियोटिक फंगाई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहती हैं, जहां दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो सकता है। मशरूम जो है ये फंगाई का फैमिलियर एग्जांपल है। जो विजिबल मशरूम हमें नजर आता है वो आमतौर पर फंगस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फ्रूटिंग बॉडी होता है। ठीक है, फंगस का मेजर बॉडी सॉइल, वर्ड या दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर हाइफाई के नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मशरूम स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो न्यू फंगल ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मशरूम्स एडिबल होते हैं और फूड के तौर पर यूज किए जाते हैं, जबकि कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। इसलिए अननोन वाइल्ड मशरूम्स को कंज्यूम करना जो है वो खतरनाक हो सकता है।
डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंगाई की बात करें तो फंगाई यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, जबकि मशरूम और मोल्ड्स मल्टीसेलुलर फंगाई हैं। फंगाई यूकैरियोटिक होती हैं। इसका मतलब है कि एक फंगल सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फंगाई का बॉडी जो है वो अक्सर लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें हाइफाई कहा जाता है। हाइफा को सिंगुलर फॉर्म हाइफा है, जबकि प्लूरल फॉर्म जो हाइफे है। ठीक है, कई हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम फंगस का मेन फीडिंग बॉडी होता है और सबस्ट्रेट के अंदर स्प्रेड होता है। फंगाई में सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन एल्गल और प्लांट सेल वॉल की तरह सेलुलोज की नहीं होती। फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। चिटिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मटेरियल है जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फंगाई असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल हाइफाई मेट कर सकते हैं। हाइफे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सबस्ट्रेट के अंदर ग्रो करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फंगाई पहले फूड को अपनी बॉडी में के बाहर डाइजेस्ट करती है। एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर हाइफे इस इनडिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। हाइफे का एक्सटेंसिव नेटवर्क यानी माइसेलियम फंगस को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। लार्ज सरफेस और न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ब्रेड मोल्ड में जो कॉटन लाइक ग्रोथ नजर आती है वो हाइफे और माइसेलियम पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, जो हमें अपनी डबल रोटी पे नहीं फंगस लगा दिखता है, कॉटन लाइक ग्रो हुआ होता है, वो इसकी यहाँ पे बात हो रही है। स्पोर्स जो है ये फंगाई की रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। ये बहुत स्मॉल, लाइट और इजीली डिफ्रेस स्ट्रक्चर होती हैं। स्पोर्स एयर, वाटर, एनिमल्स या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंच सकती हैं। जब स्पोर्स सुटेबल एनवायरनमेंट में लैंड करे, जहां मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर और प्रॉपर टेम्परेचर अवेलेबल हो, तो ये जर्मिनेट करके न्यू हाइफा डेवलप कर सकती हैं। हाइफा ग्रो करते करते न्यू माइसेलियम फॉर्म करती है। बाद में माइसेलियम फ्रूटिंग बॉडीज या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल फंगल हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और मेटिंग प्रोसेस परफॉर्म करती है। मीटिंग के दौरान जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है। इससे जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है और फंगाई को चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। डिफरेंट फंगल ग्रुप्स में मेटिंग और सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कंपैटिबल हाइफे के जेनेटिक मटेरियल की कॉम्बिनेशन से न्यू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, फंगाई को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ फाइला में डिवाइड किया गया है। इस लेक्चर में ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडायोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा डिस्कस किए गए हैं। फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा में ब्रेड मोल्ड शामिल है। इस ग्रुप का जो कॉमन एग्जांपल है वो रिजोपस यानी ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। रिजोपस मोस्ट ब्रेड और दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पर ग्रो कर सकते हैं। शुरू में ये कॉटन लाइक वाइट ग्रोथ की फॉर्म में नजर आते हैं, लेकिन स्पोर्स मैच्योर होने पर ब्लैक स्पॉट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। रिजोपस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेजिस्टेंट ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू कर सकती है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि रिजोपस इज ब्लैक ब्रेड मोल्ड एंड बिलोंग्स टू ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक है, फाइलम एस्कोमाइकोटा की बात करें तो फाइलम एस्कोमाइकोटा को सैक फंगाई कहा जाता है। इस ग्रुप का इंपॉर्टेंट एग्जांपल यीस्ट है। इस फंगाई के सेक्सुअल स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं, इसीलिए इन्हें सैक फंगाई कहा जाता है। एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर। ये फूड इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दूसरे एस्कोमाइकोटा डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और या यूजफुल फूड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ ये बात याद रखनी है कि यीस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा द सैक फंगाई।
फाइलम बेसिडायोमाइकोटा की बात करें तो फाइलम बेसिडायोमाइकोटा को क्लब फंगाई कहा जाता है। इस ग्रुप में मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगाई, रस्ट और स्मस्ट शामिल है। इन फंगाई के स्पोर्स क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स पर फॉर्म होते हैं। मशरूम्स बेसिडायोमाइकोटा का सबसे फैमिलियर एग्जांपल है। रस्ट और स्मस्ट प्लांट्स के पैथोजेंस हो सकते हैं और क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। ब्रैकेट फंगाई डेड या लिविंग ट्रीज पर शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज से आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि मशरूम्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगाई, रस्ट एंड स्पर्स बिलोंग टू बेसिडायोमाइकोटा। फाइलम जिट्रोमाइकोटा की बात करें तो फाइलम जिट्रोमाइकोटा को फंगाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। इस ग्रुप में वो फंगाई ट्रेडिशनली रखी जाती हैं जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑब्जर्व या आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। पेनिसिलियम इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है। पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती हैं। कुछ स्पीसीज फूड प्रोसेसिंग, खासतौर पर चीज प्रोडक्शन में भी यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपनी बात याद रखनी है कि पेनिसिलियम बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइकोटा और फंगाई इम्परफेक्टी अकॉर्डिंग टू द लेक्चर क्लासिफिकेशन। फंगल लाइफ साइकिल स्पोर्स से स्टार्ट हो सकती है। जब स्पोर सुटेबल सबस्ट्रेट पर लैंड करते हैं तो जर्मिनेट करते हैं और एक हाइफा प्रोड्यूस होती है। हाइफा ग्रो और ब्रांच करती है। मल्टीपल हाइफा मिलकर माइसीलियम फॉर्म करते हैं। माइसीलियम फूड सोर्स के अंदर स्प्रेड होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। फेवरेबल कंडीशंस में माइसीलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करता है। इन स्ट्रक्चर्स के टॉप पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स मैच्योर होने के बाद रिलीज होते हैं और एयर या दूसरे एजेंट्स की मदद से न्यू लोकेशंस तक पहुंचते हैं। सुटेबल कंडीशन मिलने पर ये स्पोर्स न्यू फंगल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में कंपैटिबल हाइफे मेट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है और सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके जेनेटिकली वेरी न्यू फंगाई प्रोड्यूस करते हैं। फंगाई ऑलमोस्ट हर उस हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं जहां ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो बहुत एक्सट्रीम ना हो। फंगाई सॉइल, वाटर, डिकेइंग वुड, डेड लीव्स और फूड मटेरियल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये लिविंग एनिमल्स और प्लांट बॉडीज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। कुछ फंगाई मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं, इसलिए ब्रेड, फ्रूट्स और वेजिटेबल को मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में रखने से फंगल ग्रोथ जो है वो रैपिडली डेवलप हो सकती है। फंगाई बहुत डाइवर्स ग्रुप है। डिस्क्राइब्ड फंगल स्पीसीज की तादाद तकरीबन 69,000 से 1 लाख के दरमियान बताई गई है, जबकि एस्टिमेटेड टोटल फंगल स्पीसीज तकरीबन 1.5 मिलियन हो सकती है। इससे पता चलता है कि बहुत से फंगल स्पीसीज अभी डिस्कवर या साइंटिफिकली डिस्क्राइब नहीं हुए हैं। ठीक हो गया। माइक्रोहिजाई फंगाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान एसोसिएशन को कहते हैं। इस रिलेशनशिप में फंगल हाइफे प्लांट रूट के साथ अटैच होती है या रूट के टिश्यूज में ग्रो करती है। फंगल नेटवर्क सॉइल से वाटर और मिनरल, खासतौर पर फास्फोरस एब्सॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करता है। बदले में प्लांट फोटोसिंथेसिस के बनाए गए कार्बोहाइड्रेट्स फंगस को प्रोवाइड करता है। इस तरह प्लांट और फंगस दोनों को बेनिफिट होता है। माइक्रोहिजल एसोसिएशन प्लांट्स की ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट करने की एबिलिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि माइक्रोहिजाई आर फंगाई एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। लिशंस की बात करें, लिशन फंगाई और एल्गाई के दरमियान एसोसिएशन होती है। ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। लिशन में एल्गल पार्टनर फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। फंगल पार्टनर एल्गाई को प्रोटेक्शन, मॉइस्चर, मिनरल और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं जहां इंडिविजुअली सर्वाइवल डिफिकल्ट हो। लिशंस रॉक्स, ट्री बाल्स, वॉल्स और बैरन सरफेसेस पर ग्रो कर सकते हैं। लेजेंड्स की बात करें तो लेजेंड्स फंगाई और एल्गाई के दरमियान एसोसिएशन होती है। ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। लेजेंड्स में एल्गल पार्टनर फोटोसिंथेसिस करके फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। फंगल पार्टनर एल्गाई को प्रोटेक्शन, मॉइस्चर, मिनरल और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं जहां इंडिविजुअली सर्वाइवल डिफिकल्ट हो। लेजेंड्स रॉक्स, ट्री बाग्स, वॉल्स और बैरन सरफेसेस पर ग्रो
कर सकते हैं। लिचेंस अक्सर न्यू बैरन इकोसिस्टम के फर्स्ट इनहैबिटेंट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें पायोनियर ऑर्गेनिजम्स भी समझा जा सकता है। जब लिचेंस बेयर रॉक्स पर ग्रो करते हैं तो ये एसिड्स और फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू रॉक्स को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करते हैं। रॉक पार्टिकल्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलकर इनिशियल सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इस न्यूली फॉर्म सॉइल में बाद में मॉसेस और स्मॉल प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर ग्रेजुअली लार्जर प्लांट्स और एनिमल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह लिचेंस इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यू इकोसिस्टम डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, फंगाई इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल्स पर फीड करते हैं। फंगाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस डेड मैटर को लेस टॉक्सिक और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिकम्पोजिशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिटर्न होते हैं। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और फिर न्यू ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अगर फंगाई और दूसरे डिकम्पोजर्स ना हो तो डेड ऑर्गेनिक मैटर एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होते रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दोबारा अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। इसलिए फंगाई न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। बहुत से फंगाई जो हैं वो ह्यूमन फूड के तौर पर यूज होते हैं। मशरूम इसका कॉमन एग्जांपल है। मशरूम की वेरियस टाइप्स पाई जाती हैं, कुछ एडिबल होते हैं और कुछ पॉइजनस होते हैं। एडिबल मशरूम्स को वेजिटेबल सूप्स, सॉसेस और मुख्तलिफ डिशेस में यूज किया जाता है। मशरूम्स प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हो सकते हैं, लेकिन वाइल्ड मशरूम्स को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बगैर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉइजनस स्पीसीज सीरियस इलनेस या डेथ का सबब बन सकते हैं। ठीक है, यीस्ट भी इनडायरेक्टली ह्यूमन फूड प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है। जहां कुछ फंगाई यूजफुल फूड सोर्सेस हैं, वहीं बहुत से फंगाई फूड स्पॉइलेज का सबब भी बनते हैं। ब्रेड मोल्ड्स ब्रेड पर ग्रो करते हैं और उसे अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन बना देते हैं। फंगाई फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स और सॉर्टेड फूड को भी स्पॉइल कर सकते हैं। फंगल एंजाइम जो है ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कलर, स्मेल, टेक्सचर और टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ फूड स्पॉइलिंग फंगाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फूड स्पॉइलेज को रिड्यूस करने के लिए फूड्स को ड्राई, कूल, प्रॉपर्ली पैक्ड और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना चाहिए। कुछ फंगाई जो है वो मेडिसिन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। हैंडआउट्स में ना हमारे ट्रफल्स, पेनिसिलियम और दूसरे फंगल ड्रग्स का जिक्र मिलता है। ट्रफल्स फंगाई वो हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ये कुछ प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में डेवलप होते हैं। ट्रफल्स बहुत वैल्यूएबल फूड प्रोडक्ट्स भी मानी जाती हैं और कुछ मेडिसिनल एप्लीकेशन में भी ये यूज होते हैं। इनका अंडरग्राउंड ग्रोथ पैटर्न इन्हें मशरूम से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी आमतौर पर सरफेस के ऊपर ही नजर आता है। ठीक है, तो आप एग्जाम पर्पस से ये बात याद रखिए कि ट्रफल्स ग्रो इनसाइड द सॉइल एंड मे बी यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, पेनिसिलियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, क्योंकि इस की कुछ स्पीसीज से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हासिल की गई। पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन रही है। इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी ने मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन क्रिएट किया और मिलियन ऑफ लाइव्स सेव करने में हेल्प की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको याद ये रखनी है कि पेनिसिलियम फंगस का नाम है, जबकि पेनिसिलिन उस फंगस से रिलेटेड एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है, फंगाई से सिर्फ पेनिसिलिन ही नहीं बल्कि दूसरे मेडिसिनल कंपाउंड्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं। डिफरेंट फंगल स्पीसीज नेचुरली बायोएक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। साइंटिस्ट इन कंपाउंड्स को आइसोलेट और स्टडी करके एंटीबायोटिक्स, इम्यून रिलेटेड ड्रग्स और दूसरी मेडिसिन जो है वो डेवलप करते हैं। इसलिए फंगाई मेडिसिन डिस्कवरी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म है। हर फंगस जो है वो यूजफुल नहीं होता। कई फंगाई पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजेनिक फंगाई एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती हैं। ह्यूमन बींग्स में फंगाई स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और दूसरी डिजीज कॉज कर सकती है। स्किन फंगल इन्फेक्शन अक्सर मॉइस्ट बॉडी एरियाज में डेवलप होता है। फंगल स्पोर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड सरफेसेस और या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के थ्रू फैलती हैं। आई फंगल इन्फेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली सीरियस हो सकता है और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की इसमें जरूरत
होती है। पैरासिटिक फंगाई लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं और होस्ट को हार्म करते हैं। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल पैरासाइट टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। प्लांट पैरासिटिक फंगाई क्रॉप्स या लीव्स, स्टेम्स, रूट्स या फ्रूट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। रस्ट और स्मर्ट्स इंपॉर्टेंट प्लांट फंगल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। क्रॉप इन्फेक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकता है और इकोनॉमिक लॉसेस का सबब बन सकता है। इसलिए फंगल प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात करें तो यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है। ये बायोटेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट जो है वो शुगर्स को मेटाबोलाइज कर सकती है और फर्मेंटेशन के थ्रू मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकती है। ब्रेड मेकिंग में यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डव में यानी कि आटे में बबल्स बनाती है, जिससे ब्रेड जो है वो फूल जाती है और सॉफ्ट टेक्सचर डेवलप होता है। यीस्ट को बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके यूकैरियोटिक सेल सिस्टम की वजह से ये प्रोटीन को प्रोसेस करने में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के मुकाबले में कई सिचुएशन में ज्यादा सूटेबल होती है। यीस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके सेल्स में न्यूक्लियस और एडवांस सेलुलर मशीनरी प्रेजेंट होती है। बायोटेक्नोलॉजी में जब साइंटिस्ट किसी यूजफुल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यीस्ट सेल में इंसर्ट की जा सकती है। यीस्ट उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को प्रॉपर फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। यीस्ट यूकैरियोटिक होने की वजह से ऐसे प्रोटीन्स को बैक्टीरिया के मुकाबले में बेहतर प्रोसेस कर सकता है। इसलिए यीस्ट रिसर्च, मेडिसिन और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। यीस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर में हैवी मेटल्स और दूसरे कंटामिनेंट्स मौजूद होते हैं। यीस्ट सेल कुछ हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस प्रोसेस से कंटामिनेटेड वाटर में हार्मफुल मेटल आयंस की क्वांटिटी रिड्यूस की जा सकती है। यीस्ट दूसरे कंटामिनेंट्स को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसलिए यीस्ट बायो रिमेडिएशन और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूजफुल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यीस्ट कॉमनली बडिंग के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग के प्रोसेस में पेरेंट यीस्ट सेल की सरफेस पर एक स्मॉल आउटग्रोथ या बड डेवलप होता है। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस बड में ट्रांसफर हो जाता है। बड ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज होता है। जब ये सफिशिएंटली मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट सेल से सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल बन जाता है। कभी कभी डॉटर सेल पेरेंट से अटैच रहते हैं और सेल्स की स्मॉल चेन फॉर्म होती जाती है। ठीक है, तो एग्जाम पर्पस में आपको याद रखना कि यीस्ट की स्ट्रक्चर या बडिंग का डायग्राम क्या है। ठीक है, एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखना है इसको कि यीस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है या यीस्ट की बडिंग डायग्राम क्या है। ठीक हो गया, इसमें पेरेंट सेल, डेवलपिंग बड और न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। कंपैरिजन बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई हम लास्टली देख लेते हैं। तो देखिए, एल्गाई और फंगाई के दरमियान बेसिक डिफरेंस फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है। एल्गाई ज्यादातर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, जबकि फंगाई हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं। एल्गाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फंगाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एल्गाई की सेल वॉल जो है वो आमतौर पर सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंगाई की सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। एल्गाई एक्वाटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर का रोल परफॉर्म करती है, जबकि फंगाई डिकम्पोजर, सिम्बियोन्ट्स या पैरासाइट्स का रोल परफॉर्म करती हैं। एल्गाई सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, जबकि फंगाई एक्सटर्नल डाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। एल्गाई यूनिसेलुलर, फिलामेंटस या कॉलोनियल हो सकती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर फंगाई का बॉडी हाइफाई और माइसेलियम से मिलकर बनता है। दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप लेक्चर के हवाले से कोई बात करना चाहें या कोई फीडबैक देना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा।
और मेरी वीडियोस को लाजमी आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि आपकी तरह बाकी स्टूडेंट भी अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।